आज के इस एडवांस वास्तु क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम गुरु वंदना से मैं शुरुआत कर रहा हूं। गुरु वंदना गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, इस क्लास का टॉपिक वो है हमारा मॉडर्न एडवांस वास्तु। अब मैंने शब्द लगाए हैं मॉडर्न भी, एडवांस भी, वास्तु भी। तो जब आज का हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें सारा खेल जो है वास्तु के अंदर वो ऊर्जाओं का होता है। सारा खेल ऊर्जाओं का है। अगर कहीं पर आप जाते हो, जब भी आप कहीं पर जाते हो, किसी स्थान पर जाते हो, तो स्वतः आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अच्छा लगने लगता है। आप सोचते हो यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहिए। लेकिन जब आप किसी और जगह पर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस जगह को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ। पीछे से नॉइस देखिए, अगर नॉइस पीछे से अगर आप लोगों के आ रही है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है ना। सर, आपने ही अभी जो मंत्रास बोले अभी बोल ले वो रहे हैं, अभी अभी उसी बात पे आ रहे हैं अभी, है नहीं, ना। नहीं, नहीं। हम्म। तो उसका क्लास कल हो गया एक बार क्या? देखिए अभी क्या था, अभी हमारा क्लास चल रहा था। दिस इज मुहूर्त रेमेडी एंड जेमस्टोन, ठीक है। तो वो जो क्लास चल रहा था उसके स्टूडेंट्स इस क्लास में जुड़े हुए हैं, तो कल के उस क्लास की बात कर रहे थे। ओके, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। जी जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हम इस क्लास को शुरुआत कर रहे हैं तो जैसा हमने बताया कि हम वास्तु की चर्चा करने के लिए, और ये पूरा सब्जेक्ट जो ऊर्जाओं का है, वो ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, कैसे अपना प्रभाव डालती हैं, इन सब चीजों को समझने के लिए अपन इस कोर्स में धीरे 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 अपन आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए, सीखते हुए। लेकिन अभी इस जर्नी को शुरू करने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी विद्या को तभी सीख सकते हो जब ईश्वर स्वयं आपके अंदर विराजमान हो, कोई एनर्जी आपके अंदर विराजमान हो। अगर वो एनर्जी आपके अंदर एक्सेप्ट करने की, उसको लेने की अगर एनर्जी अगर आप अंदर से उसको नहीं है, तो दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको कुछ पढ़ा सके, आपको कुछ सिखा सके। तो वो जो अंदर आपकी एनर्जी है, अंदर जो आपकी शक्ति है, वही आपको यहां तक खींच के लाई है, इस कोर्स में खींच के लाई है कि इसको सीखने के लिए आपने अपना एक कदम बढ़ाया है, ठीक है। अब उसी एनर्जी से हम लगातार कनेक्ट होने के लिए, जिस एनर्जी ने आपको यहां तक खींच के लाए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी एनर्जी के प्रति धन्यवाद अदा करेंगे। और उस धन्यवाद अदा करने के लिए अब अपन एक टेक्निक है कि उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए एक 3 बार अपन एक स्वर की साधना भी करेंगे। हमें लंबी गहरी सांस लेना है। 10 10 नंबर तक, मतलब 10 सेकंड तक अपन मान लें कि एक खींचेंगे, उसको होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक और फिर 10 सेकंड में छोड़ेंगे। इसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि नहीं अपने को जो है 10 नहीं 5 सेकंड ही हो रहा है तो फिर 5 सेकंड नहीं, नहीं 10 सेकंड, ऐसा नहीं। तो सिर्फ हमें उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद अदा करना है कि वो हमें इस कोर्स तक लेके आए, इस विद्या को सीखने के और हम अग्रसर हुए। आप में से कई लोग ऑलरेडी वास्तुविद हैं, वास्तु का काम कर रहे हैं, वास्तु की ट्रेनिंग्स आप लोग ले चुके हैं।
तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद अदा करने के लिए हम 3 बार अपनी सांसों के माध्यम से उस ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और सिर्फ सांस को आप खींचेंगे 10 सेकंड में, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 सेकंड में छोड़ेंगे। तो आज का हम क्लास अब शुरू करते हैं। तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वास्तु। हमारा जो कोर्स है वो एक ऐसा कंप्लीट कोर्स होगा जिसके बाद में आपको स्वयं में अपने कंप्लीट वास्तुविद होने का एहसास अंतरंग से होने लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जब तक बिल्डअप नहीं होता, भले ही हमें वो चीज आती है, वो चीज हमने सीखी हुई है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, उस विश्वास का होना बहुत जरूरी है। यही कारण है, और वो तब आएगा जब आप किसी ऊर्जा के साथ में अपने आप को कनेक्ट करके रखेंगे। यही कारण है कि हमने एक टेक्निक जो ईश्वर से जुड़ने की है, अपने अंदर बैठे परमात्मा से जुड़ने की है, उसकी स्वर साधना कम से कम हमने 3 बार उसको धन्यवाद अदा करने के लिए अपनी सांसों के माध्यम से अपना धन्यवाद उसको अदा किया है। तो जब धीरे धीरे हम उसके साथ में कनेक्ट होने लगेंगे, चीजों को समझने लगेंगे, ऊर्जाएं हमारे अंदर बढ़ने लगेंगी, तो अपने आप में संपूर्ण एहसास आपको अंतरंग से होने लगेगा एक वास्तुविद होने का। और फिर निश्चित रूप से वो पावर आपके अंदर आएगी कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह अगर जाते हैं तो सिर्फ खड़े होने मात्र से आपके इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास होंगे उनके माध्यम से आप वहां की ऊर्जाओं को चेक कर सकेंगे, वहां क्या प्रॉब्लम है ये सब चीजों को चेक कर सकेंगे, और क्या ट्रीटमेंट वहां के हो सकते हैं ये चीजों को भी आप चेक कर सकेंगे। फिर भी एक बात मैं यहाँ आपसे ये कहने वाला हूं कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं, मैं स्वयं सिर्फ एक माध्यम हूं। आपको सिखाने का प्रयास मैं यहाँ से कर रहा हूं, आपको कुछ नई चीज आपको देने का प्रयास यहाँ से कर रहा हूं, लेकिन सिखाने वाला कोई और है, वो एनर्जी कोई और है जो हम दोनों को, मतलब आप लोगों को और मुझको आपस में कनेक्ट करके एक मंच पर लेकर आई है, जिसके माध्यम से हम किसी और का भी, किसी का दुख दूर करने में हम सहायक बने, किसी की तकलीफ दूर करने में हम सहायक बने। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसको हम इस कोर्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आज के समय में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आज अर्थ का जमाना हो गया है। अर्थ का जमाना हो गया है तो इससे क्या हो गया है कि कई जगहों पर आप वास्तु के अलग अलग विधाएं सी हो गई हैं। अलग अलग विधाएं यानी किसी जगह हम बात करते हैं तो सिर्फ एलिमेंट की बात की जाती है, किसी जगह बात करते हैं तो सिर्फ दिशाओं की बात की जाती है, किसी जगह बात करते हैं तो सिर्फ एनर्जी की बात की जाती है। तो प्रॉब्लम यहाँ हो गया है कि कहीं अगर मान लीजिए एनर्जी की बात करते हैं सिर्फ, और वहां पर कोई महंगे महंगे ट्रीटमेंट करने के बाद में भी जब रिजल्ट नहीं मिलता तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है कि यार वास्तु वास्तु कुछ नहीं। तो हम इस कोर्स में उन सारी चीजों की बात करेंगे कि किस प्रकार से एक
व्यक्ति जिसका हम वास्तु करने के लिए जा रहे हैं उसको आराम मिलना चाहिए। ठीक है, अब जब हम इस कोर्स में बात कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु वास्तु सिर्फ एक दिशाओं में नहीं है, मतलब सिर्फ दिशाओं तक सीमित नहीं है, दशाओं में भी है, और सिर्फ दशाओं में सीमित नहीं है, दिशाओं में भी है। उन सबको बैलेंस करेंगे तभी फिर हम एक रिजल्ट सामने वाले को दे सकते हैं, तभी हमारा पर्पस सॉल्व होगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमें सीखने वाले हैं। वास्तु वास्तु जो है इतना व्यापक है, सिर्फ घर देखकर आप सब कुछ बता सकते, या व्यक्ति की कुंडली को देखकर आप उसका वास्तु बता सकते। व्यक्ति व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो अपने प्रारब्ध लेकर पैदा होता है। जब किसी बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उसकी प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है? जब बच्चा गर्भ में आया, और जब वो गर्भ में जो जीव आया हुआ है और उसके जो भी कर्मांश उसके साथ में है, व्यक्ति जहां वो जन्म लेने वाला है उसका वास्तु वहां अपने आप व्यक्ति चीजों को चेंज करना प्रारंभ कर देता है। यानी जिस जगह वो जन्म लेने वाला है उसके माता पिता ऑटोमेटिक उस जीव के कर्मों के हिसाब से उस घर का वास्तु सेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने जैसे कर्मांश किए होंगे वैसे ही वो कुंडली लेकर आता है, क्योंकि उसका एक निश्चित समय पर उस व्यक्ति का जन्म होता है, उस जीव का जन्म होता है और उसकी एक कुंडली बनाई जाती है। तो कुंडली निश्चित रूप से वैसी बनती है जैसे उसके कर्मांश होते हैं, पूर्व जन्म के कर्मांश जिसको अपन बात करते हैं, वैसा ही उसको वास्तु भी मिलता है। और ये पूरा जो कर्मों का लेखा जोखा है ना, वो वास्तु से देखा जा सकता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको अच्छा रिजल्ट देखना है, तो उसका वास्तु निश्चित रूप से अच्छा ऑटोमेटिक हो जाता है। और अगर वो कोई व्यक्ति कोई जीव बुरे कर्मांश को लेकर आया है तो आप समझ लो उसको वास्तु भी वैसा ही मिलता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रारब्ध से होती हैं। प्रारब्ध मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, नहीं तो एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कर्मांश जो होते हैं, हमारे 3 तरह के कर्मांश होते हैं। एक होते हैं हमारे संचित कर्मांश, एक होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्मांश, और एक होते हैं क्रियामण कर्मांश। तो जो व्यक्ति के संचित कर्मांश हैं, दिस इज 40% ओनली। 60% तो उसका प्रारब्ध है, जैसा वो ऊपर से लेके आया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। 60% को आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसा लेके आया है वैसा उसको भुगतना है। लेकिन जो 40% वो संचित कर्मांश लेके आया हुआ है उसमें वो चेंज कर सकता है, उसमें अपने कर्मों के द्वारा, उसमें वास्तु के द्वारा, उसमें एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कुछ उपाय करके उनका फल को वो कम और ज्यादा कर सकता है। ठीक है, और क्रियामण कर्म जो होते हैं वो हम कंटिन्यू जो कर्म कर रहे हैं, दिस क्रियामण कर्म, तो ये लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, वो अगले भव के लिए हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो चीजें जो प्रारंभ होती है ना, चीजें प्रारंभ कहां से हो गई? चीजें प्रारंभ हो गई जब कोई शिशु गर्भ में आया, है ना। उसी प्रकार जैसे जैसे शिशु का एक जन्म होता है, सबसे पहले वो गर्भ में आता है, फिर धीरे धीरे उसका शरीर बनना शुरू होता है, उसका पहले हाथ बनेंगे, हाथ पैर बनते हैं, आंखें बनती हैं, ये पूरा एक वास्तु, और 9 महीना जैसे जैसे होता है और वो पूरा अपना आकार कंप्लीट लेके और बाहर एक जीव के रूप में जन्म ले लेता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया हमारे घर में एक वास्तु की होती है। वो बिल्कुल उसी प्रक्रिया से एक वास्तु पुरुष का जन्म हमारे उस घर में, उस बिल्डिंग में, उस भवन में जहां हम निर्माण करने वाले हैं, वहां ऑटोमेटिक एक वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे गर्भ में शिशु का बनना, उसके अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों का बनना, ऐसे ही घर में हमारे जब वास्तु पुरुष बनता है तो अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों का निर्माण होने लगता है। और बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर है ये, एक ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे आप समझो ये पूरा, जैसे आपने एक मोबाइल खरीदते हो
तो मोबाइल में कुछ एप्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड आते हैं आपके पास, ऑटोमेटिक डाउनलोड आते हैं। आपको अलग से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, वो पहले से आपके पास आए हैं। उन उन एप्स को ना तो आप हटा सकते हो, वो जैसे हैं वैसा की वैसा, आप सिर्फ थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उनको हटा नहीं सकते हो। दिस इज प्रारब्ध। और कुछ ऐप आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से डाउनलोड कर लेते हो, जैसी जरूरत पड़ती है उनको अपन डाउनलोड करते रहते हैं अपने मोबाइल में और उसको अपने जैसा बना लेते हैं। एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, जब हम कभी मोबाइल खरीदते हैं ना, और नया मोबाइल जब लेके आते हैं, तो जब तक व्यक्ति को चैन नहीं पड़ती, दो चीजें होती हैं। या तो व्यक्ति उस मोबाइल के हिसाब से अपने आप को ढालता है, या उस मोबाइल को अपने अनुसार ढाल लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब या तो वो मोबाइल को, उसमें उतने सारे वो पहले पुराने मोबाइल में जो ऐप थे, जैसी सेटिंग थी, जैसा वॉलपेपर था, सब कुछ वैसा की वैसा उसको चाहिए, तब वो मोबाइल चला पाता है। और नहीं तो अपने आप को चेंज करना पड़ता है उस मोबाइल के हिसाब से कि भाई अब मैं नई सेटिंग इसकी सीखूं, कैसे इसमें क्या होना है, कहाँ से क्या होना है। तो ऐसा ही होता है कर्मास के बारे में, वास्तु के बारे में। तो प्रकृति ने आपको, प्रकृति अपने हिसाब से पूरा की पूरा एक सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक सब कुछ चलता रहता है। उसी प्रकृति का निर्माण, उसी प्रकृति ने हमारा निर्माण किया हुआ है। जैसी ऊर्जा हमारे अंदर है, बस वैसी ही ऊर्जा हमारे घर के अंदर होती है। ये सब मैच करता है ना। और जैसे जैसे हम उस स्थान पर रहना शुरू करते हैं, वो ऊर्जाएं हमारे के साथ में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वो जो है ऊर्जाएं हमारे साथ में कनेक्टेड होना शुरू हो जाती है। अगर अगर वो ऊर्जाएं हमारे साथ में कनेक्टेड नहीं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम बात करते हैं कि भाई ये पूरी सृष्टि किसने बनाई है, पूरी सृष्टि किसने बनाई है, हम बात करते हैं ना किसने बनाई है। हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान ने बनाई है पूरी सृष्टि। भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब पंच तत्व। पंच तत्व, से भ से क्या हो गया? भूमि। ग ग से गगन। व से वायु। आ से अग्नि। और न से नीर। तो ये जो हमारा जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इनको हम पंच तत्व बोलते हैं। और इन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से हमारा शरीर बना है, और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर ये पूरी सृष्टि बनी है। और इन्हीं पंच तत्वों का संतुलन जब हम अपने घरों में करते हैं, अपने अपने भवन में करते हैं, तो एक संपूर्ण वास्तु का निर्माण हो जाता है। और वही उन्हीं पंच तत्वों का अगर असंतुलन हो जाता है, तो वास्तु अनबैलेंस होना शुरू कर देता है। और वो जैसे ही अनबैलेंस होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये पंच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालेंगे, 100% डालेंगे। अच्छा डालेंगे या बुरा डालेंगे, डालेंगे तो जरूर। कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी अलग है, नंबरोलॉजी अलग है, वास्तु अलग है, ये सब अलग अलग। नहीं, ऐसा नहीं। सब आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। सिर्फ कुंडली देख के आपने वास्तु भी देख सकते हो, वास्तु देख के कुंडली भी समझ में आ जाएगी कि इस व्यक्ति का ये परेशानी होगी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है ना, कि भाई अगर मानो किसी व्यक्ति का ईशान में प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की गुरु ग्रह की दशा भी प्रॉब्लम कर रही होगी। किसी व्यक्ति ने अगर अपने ईशान कोण में कोई टॉयलेट आदि बना के रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका ये है कि उसका गुरु और राहु का योग भी वहां पे मिल रहा होगा कुंडली में कहीं ना कहीं।
जैसे ग्रह बैठे होते हैं वैसा कि वैसा वास्तु का निर्माण हो ही जाता है। तो अब अगर मान लो निर्माण हो गया है तो क्या करेंगे, हमारा इस कोर्स के माध्यम से उसको हमें ठीक करना है, वास्तु ठीक करना है। तो वास्तु ठीक करने के लिए किसी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, हमें बिना किसी तोड़ फोड़ के उसको रेमेडी के माध्यम से, उसकी रेमेडी हमें सीखना है, उसकी रेमेडी कैसे हम वो सारी चीजों को ठीक करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, तो उसकी पूरी प्रोग्रामिंग क्या होगी वो इस कोर्स में अपन सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आज का जो पहला मेरा आप लोगों के लिए काम है वो ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक ऐप दे के रखा हुआ है, और मुझे लगता है सबने अपना अपना वो मोबाइल में डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है। उस मोबाइल में ऐप को ओपन करने के बाद में आप क्या करेंगे, एक अपने घर के भ्रम स्थान, घर का भ्रम स्थान सबको पता होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, घर का बिल्कुल बीच का बिंदु जो होता है, वहां पर बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, सिंपल। ठीक है। और उस ऐप को ओपन करके देखिएगा, उसमें एक सीधी लाइन भी दिखेगी आपको उस ऐप में। तो ये देखिएगा कि आपका नॉर्थ क्या 0 डिग्री आ रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री आ रहा है, या 345, इस तरह से कुछ नंबर दिखा रहा है। यानी दो कंडीशन हो सकती हैं। आपका ऐप मतलब वहां पे नॉर्थ जो दिखाएगा वो नॉर्थ या तो पूरब की तरफ झुका हुआ हो सकता है या पश्चिम की तरफ झुका हुआ हो सकता है। ये पहला काम। तो ये हमें डिग्री नॉर्मल निकालना है, अपने घर की डिग्री देखना है कि हमारा घर कितना डिग्री टिंट है। दूसरा काम ये है कि आपको अपने घर का एक रफ मैप डिजाइन करना है। रफ बना लीजिए। कैसे रफ बनाना है कि भाई मेरा घर का मैप, जैसे मैं जिस फ्लैट में या मैं जिस घर में या जिस भी जगह पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ, उसका साइज क्या है। तो प्लॉट बना लीजिए एक, और उसके अंदर डिब्बे 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 जितने बड़े बड़े डिब्बे हैं वो बना दीजिए, 10 बाई 10 का। ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश कीजिए। मैं तो यहाँ से समझाऊंगा ही, सिखाऊंगा ही, लेकिन ये रफ काम तो आप कर ही लीजिए। ये दो काम आपको करना है, सबसे पहला जो काम मैंने आपको बताया। ठीक है। अब बात आते हैं हम वास्तु की। तो वास्तु की जो बात आ रहे हैं वो कोई आज का सब्जेक्ट है क्या? वास्तु आज का सब्जेक्ट नहीं है। एक सेकंड। सर हाँ, अभी कुछ पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा है? सर अभी एक्चुअली कॉल आ गया था बीच में, तो हम्म, आपने जो डिग्री वाला जो बताया कंपास से, वो कैसे लेना है आपने बताया? बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हमारा इस कोर्स के बारे में, शुभ वास्तु फाउंडेशन। ये एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ इस कोर्स के बारे में कि शुभ वास्तु फाउंडेशन जो है वो बनाया हुआ है सिर्फ इस बात के लिए, जो महंगी महंगी फीसें ली जाती हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, वास्तु के नाम पे लोगों को कुछ वर्ग लाया जाता है। आज के समय में ऐसा एक सिस्टम भी चालू हो गया। लाखों रुपए के ट्रीटमेंट वहां करा दिए जाते हैं, और जब रिजल्ट की बात आती है तो पता लगा कि वहां पर बहुत प्रॉब्लम है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास में आता है, वास्तु के लिए आपके पास में आता है या किसी भी प्रकार की सलाह लेने के लिए आता है, तो आप बिल्कुल ये तय मानिए कि वो बहुत परेशान है इसीलिए आपके पास आया है। जो व्यक्ति परेशान नहीं है वो आपके पास नहीं आने वाला। जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है उसे आपके पास आने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं आएगा आपके पास। तो अगर व्यक्ति परेशान है और उसे हम किसी भी प्रकार की गलत सलाह या कुछ भी करते हैं तो निश्चित रूप से एक वो ठीक नहीं है।
तो हमारा ये प्रयास है कि शुभ वास्तु फाउंडेशन के माध्यम से कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर्स हम लॉन्च करें जिससे लोगों में अवेयरनेस हो, वो लोग इस विधा को जाने, स्वयं अपना वास्तु भी कर सकें और स्वयं उस दूसरों के लोगों के लिए भी मददगार बने। ठीक है। और आप सब लोग अब इस शुभ वास्तु फाउंडेशन में, मैंने जैसे कहा था, मैंने पहले घोषणा की थी कि हमारा एक रिसर्च ग्रुप जो होगा, आप सब लोग जो इस कोर्स को कर रहे हैं वो हमारे इस रिसर्च ग्रुप का हिस्सा होंगे और हम लगातार इसमें शेयरिंग करेंगे। आप अगर कहीं वास्तु के लिए जाते हैं, आप कोई केस स्टडी करते हैं, तो उसको हम आपस में शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से एक दूसरे से भी हम सीखते रहें, सीख सकते हैं और अच्छे रिजल्ट वहां पे अपन दे सकें। तो एक रिसर्च इस पे अपन शुरू करेंगे, वो इसलिए भी मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो ये शुभ वास्तु फाउंडेशन, इसीलिए इसकी हमने स्थापना की हुई। दूसरी जो बात आती है वो आती है डिग्री की बात, अभी अपन करने वाले हैं आगे, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं थोड़ा इस पे आ गया हूँ। कोर्स कंटेंट वगैरह ये सब चीजें अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु। वास्तु है क्या एक्चुअली में? वास्तु जो है वो, हालांकि सबने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं एक इसके लिए पीछे जो मैथोलॉजी है वो मैं थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ कि वास्तु मतलब बस शब्द से बना हुआ है, बसना। जैसे बसना होता है, मतलब बसना मतलब निवास करना। तो जहां व्यक्ति निवास करता है, वास करता है, वहां से वस्तु शब्द लिया गया है। और ये कोई आज की विद्या नहीं है, अत्यंत प्राचीन विद्या है। अगर आप रामायण की बात करेंगे, अगर आप महाभारत की बात करेंगे, पुराने वेदास को उठाएंगे, तो स्थापत्य वेद, एक प्राचीन वेद का नाम मिलता है, स्थापत्य वेद। वेद का एक उपवेद है वो। वहां पर वास्तु के बारे में जो चर्चा की गई है और उसमें जिस प्रकार से निर्माण बताया गया है, वो सारा कुछ जो बताया गया है वो काफी मैच होता है रामायण से, अयोध्या से मैच करता है, काफी कुछ मैच करता है। और पहले के वास्तु आज का तो है नहीं, वास्तु बहुत प्राचीन है। और जब हम इस वास्तु, लेकिन पहले के वास्तु में और आज के वास्तु में फर्क है। पहले जो वास्तु होता था वो वास्तु होता था राजाओं के लिए। राजाओं के महल बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, उद्यान बनाए जाते थे। और वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, घोड़े कहाँ रखेंगे, रानियां कहाँ रहेंगी, दासियां कहाँ रहेंगी, ये सब उसके अंदर सेट किया जाता था। और प्रजा को ऐसे स्थान पर रखा जाता था कि जिससे वो गुलाम रहें, राजा की हुकूमत को वो स्वीकार करते रहें। इस प्रकार से पहले वास्तु किया जाता था और पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें उसी प्रकार से दिया हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे वास्तु के, जो मैं आगे आपको चार्ट वगैरह शेयर करूंगा, तो उसमें एक होता है रुदन कक्ष, नाम दिया हुआ है रुदन कक्ष। ठीक है। अब रुदन कक्ष क्या है भाई? WNW एक दिया है रुदन कक्ष, मतलब केकई का कोप भवन। केकई का कोप भवन कहाँ था? वो रुदन कक्ष, वही कोप भवन, WNW। उसकी जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो यही दी हुई है कि वहां पर केकई ने जो है वो रामचंद्र जी को जो वनवास मांगा था वो वहीं से दिया था। तो पहले मतलब वास्तु आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है। लेकिन आज के वास्तु में कुछ अंतर आ गया है। कैसे अंतर आ गया है कि पहले के जो समय में वास्तु होता था या पहले के समय में जो बात होती थी, उसमें घर के बाहर ही सब कुछ चीजें, जैसे मान लो टॉयलेट की अपन बात करते हैं, तो टॉयलेट कहाँ बनाए जाते थे? घर के बाहर बनाए जाते थे, है ना। आप अगर मंदिर की बात करते हैं तो घर में मंदिर ना होते हुए एक सार्वजनिक मंदिर होता था जहाँ सब लोग जाके पूजा पाठ करते थे, पूजा आराधना करते थे। ठीक है। अब आज हमें क्या चाहिए? आज तो हमें घर में टॉयलेट का 4 बेडरूम का या 2 BHK का हम फ्लैट देखने गए, या 2 मंजिल का भी हमने कोई मकान देखा, और उसमें भी हमें हर कमरे में अटैच टॉयलेट चाहिए, अटैच लैट बाथ चाहिए। सुविधा भोगी हो गए हैं ना। अब आजकल तो स्विमिंग पूल भी चाहिए। ठीक है ना। तो इसके कारण से प्राचीन वास्तु और आज के वास्तु में कुछ फर्क हो गया है, और लगातार इस पर जब रिसर्च चलती रहती है तो उसको मॉडर्न वास्तु का एक नाम दिया। ठीक है। वास्तु में एक्चुअली में क्या करते हैं?
एक वास्तु पुरुष का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसकी भी चर्चा अपन आगे अभी करने वाले हैं। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो ये वास्तु इंट्रोडक्शन हम सीखे, डिटेल स्टडी करेंगे हम। पांच एलिमेंट जो हमारे होते हैं, 5 एलिमेंट जिनकी अभी मैंने आपको चर्चा बताई थी। 16 डायरेक्शन क्या होते हैं, 16 जोन, हमने 4 दिशाएं सुनी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर उसके बाद में उन दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं भी आ गई, लेकिन फिर 16 डायरेक्शन आ गई। कल कोई आएगा तो वो 32 डायरेक्शन भी देगा, 32 के फिर 64 भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। बैलेंसिंग ऑफ साइकिल ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल। तो ये पंच तत्व जो होते हैं, हमारी जो साइकिल होती है वो कैसे कंट्रोल होती है, कैसे क्रिएट होती है, कैसे डिस्ट्रक्ट होती है, तो ये सारी चीजें अपन करेंगे। प्रिपरेशन करेंगे मैप के ऊपर, कैसे हमें मैप कराना है, मैप कैसे बनाना है, उसकी ग्रीडिंग कैसे करना है। 45 देवता, ये मेन चीज जो कोर्स में है, वो 45 देवता जो होते हैं, 45 एनर्जी फील्ड्स होती हैं, हमारे प्रत्येक घर में होती है। प्रत्येक घर में एनर्जी फील्ड्स होती हैं, तो 45 एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो क्या हैं, डिस्टर्ब है तो कैसे पता लगेगा, किस प्रकार से उनकी रेमेडीज हम करेंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर होगा। लैंड एनर्जी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी भूमि पर मकान बनाया जाता है, तो कई बार अगर भूमि में एनर्जी नहीं है, तो उस मकान में कितना भी अच्छा वास्तु आप निर्माण कर लें, वो प्रॉब्लम देता है। तो लैंड एनर्जी को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये भूमि बाधित है, ये या स्थापित है, या बहुत अच्छी है, इसका स्लोप कैसा है, इसका मिट्टी का रंग कैसा है, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। वास्तु पूजन हमें कैसे करना है, जब भी किसी वास्तु का निर्माण किया जाता है, तो एक चीज को आप हमेशा याद रखिए कि अगर कोई घर का नया निर्माण किया गया है, अथवा किसी पुराने घर में कुछ तोड़-फोड़ की गई है, अथवा अगर 6 माह से ज्यादा किसी घर में बंद पड़ा हुआ है, हम अब लौट कर आए हैं 6 माह के बाद में हम अपने घर में लौट के आ रहे हैं, अभी तक ताला पड़ा हुआ था, अथवा कोई कोई कैजुअलिटी उस घर में अगर हो जाती है, कोई आत्महत्या हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, या कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना का आगजनी वगैरह जैसी कोई घटनाएं हो जाती हैं, तब वास्तु पूजन अवश्य कराना चाहिए, करना चाहिए। एक डाउजिंग मेथड होता है जिसके माध्यम से हम चीजों को आसानी के साथ में समझ सकते हैं। एक पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम को उसकी घूमने की ताकत के हिसाब से अपन तय कर लेते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, सीधा मूव कर रहा है। उस पेंडुलम के माध्यम से अपने आंसर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या एल रॉड के माध्यम से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स को भी अपन चर्चा करेंगे। रेमेडीज की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे, किस जोन में कैसे कलर्स होना चाहिए, पेरेंट कलर कौन से होते हैं, चाइल्ड कलर कौन से होते हैं, कैसे अपन मेटल्स के माध्यम से, अलग अलग दिशाओं के मेटल्स के माध्यम से, पिरामिड के माध्यम से, या यंत्रों के माध्यम से इनका सबका ट्रीटमेंट अपन करेंगे। ये चीजें अपन इसमें सीखेंगे। कलर है, कोई कट अगर किसी जगह पर है, या कोई जोन बड़ा हुआ है, स्लोप किसी जगह पर है, तो कैसे अपन उसको चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। ठीक है, अगर डोर किसी जगह पर गलत दिशा में खुल गया है, तो एक वर्चुअल डोर की एंट्री वहां से अपन कैसे करेंगे, वास्तु रेमेडीज क्या करेंगे उसकी। अगर कोई गलत डोर खुल गया है तो मेन गेट पे किस प्रकार से उसकी एंट्री पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से अगर कोई गलत डोर भी है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी वो देना शुरू कर दे। ठीक है, हम अपने घर के अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे कि घर के बैरियर पार्ट में पूजन रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि साउथ, हमारा नॉर्थ ईस्ट में पूजन कक्ष होना चाहिए। बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट हमारा साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पूजन होना चाहिए। आप कुछ फोटोज वहां रख सकते हो, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कंटिन्यू आपने दीपक जलाना शुरू कर दिया, कंटिन्यू अगर आपने अखंड ज्योत जलाना शुरू कर दी, तो वो भी आपको एक
वास्तु दोष क्रिएट कर देगा, एक एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, जिसके कारण से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो करना कैसे है, पूजा रूम किस देवता की कहाँ पूजा की जाती है, ये भी हम इसके अंदर सीखेंगे। किचन कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, वेल कहाँ होना चाहिए, बोरिंग कहाँ होना चाहिए, बालकनी, ओपन स्पेस, ओवरहेड टैंक, इन सब चीजों पे अपन अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह सब पे बात करने वाले, ठीक है। डाइनिंग, बेडरूम, टॉयलेट्स, सब चीजों पे हम बात करेंगे, स्टोर रूम, ये सब चीजों पे, ठीक है। तो ये लगभग ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट कोर्स होगा, जिसके माध्यम से आप सारी चीजों को समझने पाएंगे। आज हम जो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो वास्तु क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ है वास्तु का, वास्तु पुरुष क्या होता है, 8 डायरेक्शन कौन सी होती है, 16 डायरेक्शन की बात करना है लेकिन 8 डायरेक्शन कौन सी होती है, और हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन, इन चीजों पे अपन बात करेंगे आज के टॉपिक। अगर वास्तु का क्रमागत विकास देखें तो वास्तु कैसे आया, कहां से आया, तो जैसे मैंने स्थापत्य वेद की बात करी ना, सबसे प्राचीन तो वही हमें मिलता है। फिर बृहद संहिता है, मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, गरुण पुराण है, मानसार, मानसार मतलब ये एक ऐसा ग्रंथ है जो राक्षसों ने लिखा, मानसार, लेकिन बहुत अल्टीमेट लिखा। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी में राक्षस कहीं पीछे थे क्या, नहीं, देवता ही आगे थे, ऐसा नहीं है। तो मानसार एक ग्रंथ है। विश्वकर्मा प्रकाश बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिसका आज तक लोग उदाहरण देते हैं वास्तु शास्त्र में। तो अपराजित परिचय है और प्रमाण मंजरी, वास्तुराज वल्लभम, प्रसाद मंडन में मंदिरों के लिए वास्तु उसमें किया जाता है, और शिल्प रत्न, इस प्रकार से कुछ ग्रंथों के नाम मिलते हैं जिनमें वास्तु का भरपूर भरपूर सामग्री उसके अंदर दी हुई है। वास्तु के जो प्रकार की हम बात करते हैं कि वास्तु कैसे होता है, वास्तु के प्रकार क्या होते हैं, तो सबसे पहले वास्तु शुरू होता है हमारे भूमि वास्तु से। हमारी भूमि कैसी है, तो वास्तु के प्रकार, भूमि का वास्तु, भवन वास्तु, फ्लैट वास्तु, फ्लैट का भी वास्तु हमें भाई वहां नीचे जमीन में से तो है नहीं, आजकल बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में फ्लैट कल्चर है। तो एक बिल्डिंग मान लीजिए 30 माला है, 40 माला है, 50 माला है, तो वहां पर तो आप एक फ्लैट के रूप में रह रहे हो। 100 गज का फ्लैट है या जितने भी गज का फ्लैट है, जितने 4 BHK, 2 BHK, 3 BHK, किसी का कैसा होगा, तो उसका वास्तु कैसे होगा, जमीन में नहीं है, वो जमीन से नहीं है, ठीक है। दुकान का वास्तु कैसे अपन करेंगे, छोटी सी दुकान है, 10 बाई 12 की मानो किसी की दुकान है, कैसे करेंगे। एक फैक्ट्री है, कई एकड़ में फैली रहती है, उसका वास्तु कैसे करेंगे, या मंदिर का वास्तु कैसे करेंगे। तो सबका प्रकार एक अलग अलग है, कोशिश करेंगे सबको समझने की अपन। वास्तु के प्रकार भी आजकल बहुत हो गए हैं, वास्तु की अलग अलग विधाएं हो गई हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि एक वैदिक वास्तु होता है, बहुत पुराना जो समय का है, दिस इज वैदिक वास्तु। वैदिक वास्तु में 8 दिशाओं की बात की जाती है। उसके बाद महावास्तु, आदरणीय खुशदीप बंसल जी ने जो महावास्तु के नाम से प्रोग्राम, और एक्चुअली में वो आधुनिक वास्तु अगर हम जिसकी बात करते हैं, 16 डायरेक्शंस की जो बात करते हैं, और जितना चेंजेस इस समय वास्तु के रूप में देखा जा रहा है, वो महावास्तु के द्वारा बहुत इस पर काम किया गया है, महावास्तु। और इसके माध्यम से पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है, व्यक्ति को क्या रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट कैसे आएंगे, वो एक महावास्तु के माध्यम से, पूरी प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। जियो वास्तु, आदरणीय गुरुजी राजेंद्र जैन साहब ने इस पर काफी रिसर्च की है। उसमें जियो वास्तु के में एनर्जी फील्ड्स को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे एनर्जी बढ़ाई जाती है, भूमि की एनर्जी 70%, सर का कहना है 70% भूमि की ऊर्जा होती है और 30% ओरिएंटेशन होता है। माँ वास्तु का थोड़ा सा अलग मानना है, उनका मानना है कि भाई ओरिएंटेशन ही सब कुछ है। हम दोनों चीजों की चर्चा करते हैं। एस्ट्रो वास्तु होता है, अभी हालांकि इस कोर्स में एस्ट्रो वास्तु को भी शामिल नहीं किया। एस्ट्रो वास्तु मतलब कुंडली देखकर
व्यक्ति का वास्तु कर देना, व्यक्ति के शरीर पर ही वास्तु कर देना, उसका घर का वास्तु उसकी कुंडली से देख लेना, और उसके बॉडी पार्ट्स पर हम कुछ इस प्रकार से राशियों को समायोजित करते हैं, उस प्लैनेट्स को एडजस्टमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से उसको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलना शुरू होता है। नंबर वास्तु भी होता है ना। नंबर्स के माध्यम से आपका फ्लैट नंबर, जिनका फ्लैट नंबर के हिसाब से ही बता दिया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ फ्लैट से, उसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसके मोबाइल नंबर से। अभी जैसे मान लो आप लोगों से मैं बात करूं, अगर किसी के फ्लैट का या किसी के घर का नंबर अगर 4 है, 40 है, 13 है, 22 है, मतलब 4 अगर आ रहा हो, ऐसे घरों में अक्सर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलता रहता है। ऐसा कोई है क्या? कोई? हाँ सर, बिल्कुल। मेरा घर का 41/1717 गोकुलदास कंपाउंड है, और मैं इस घर में जब से शिफ्ट हूँ 4-5 साल से कुछ ना कुछ रेनोवेशन लगातार। पड़ोसी कहते हैं ये आपका गुलाब बाग है, यहाँ पे कुछ ना कुछ महलगिरी चलती रहती है। तो ऐसा मिलता है। ठीक है, नंबरों वास्तु भी एक गजब का सब्जेक्ट है, और अगर किसी के ऐसा होगा तो मिला लेना, या जिन लोगों के घर में ऐसा नंबर हो ना तो चेक कर लेना। ठीक है, अधिकांश जगह आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, 90% मिल जाएगा, 80% मिल जाएगा, मिलेगा जरूर। ठीक है, आय वास्तु भी एक, जब बहुत छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, मान लो सपोज दैट किसी का 200 फीट में ही पूरा मकान बना हुआ है, 20x10, 20x20, 15x20, 300 फीट में। अब वहां पे 16 डायरेक्शन अगर आप बांटेंगे तो बिल्कुल पिज्जा के छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे वो। वहां पर वास्तु कैसे करें, तो उसके लिए आय वास्तु का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अभी हम जो वैदिक वास्तु की बात कर रहे थे, तो वास्तु पुरुष, वैदिक वास्तु में वास्तु पुरुष की चर्चा करेंगे। वैदिक वास्तु में जैसे हमारे डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ है, साउथ है। नॉर्थ मतलब आपको अभी मैंने जैसे बताया ना, आपके पास जो कंपास दिया हुआ है, उस कंपास से सबसे पहले आपको दिशा देखना है कि भाई मेरा नॉर्थ कहाँ है। जहां नॉर्थ होगा उसी के जस्ट सामने साउथ होगा। ठीक है, और साउथ के इधर जहां से सूरज उगता है, अब ये सूर्य से हम अनुमान लगाते हैं कि ये हमारी पूर्व दिशा है। तो कभी कभी जैसे सर्दियों के टाइम पे और गर्मियों के टाइम पे सूर्य की डिग्री थोड़ी सी चेंज होती है, तो हम उसके माध्यम से बिल्कुल ईस्ट कहाँ है ये अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन नॉर्थ पोल जो होता है वो फिक्स है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल है। वहां हमारा जो कंपास होता है, कंपास की जो रेड निडल होती है, वो सीधी नॉर्थ पोल पे जाके ही टिकती है, चाहे आप कहीं भी हो। ठीक है ना, जहां दिशा भ्रमित हो जाते हैं, वहां पर जहाज वगैरह जब चलते हैं या रेगिस्तान में जब जाते हैं, तो वहां पर उनके पास कंपास होता है जिससे दिशा का ज्ञान किया जा सके। तो जहां नॉर्थ होता है उसी के सामने साउथ है, और यहाँ पर ईस्ट है उसके सामने वेस्ट है। और जहां नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिलते हैं, दिस इज ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सामने साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट जहां मिलते हैं वहां नॉर्थ वेस्ट, और ईस्ट और साउथ जहां मिलते हैं वहां साउथ ईस्ट। तो ये जो बीच में आपको एक पुरुष जैसा जो दिख रहा है, ये दिस इज वास्तु पुरुष। अब ये जो वास्तु पुरुष हैं, इनकी एक मैथोलॉजी में एक जो घटना आती है, वो एक ऐसा घटना आती है कि भगवान जो शिव हैं वो युद्ध कर रहे थे, और युद्ध जो चल रहा था बहुत लंबा चल रहा था। कुछ देर के लिए वो सुस्ताने के लिए बैठे, तो उनकी पसीने की बूंद गिरी, और उस पसीने की बूंद ने जमीन पर जैसे ही गिरी, उसने एक बहुत बड़े विकराल आकृति का जन्म ले लिया। वो जो व्यक्तित्व का जन्म हुआ, और उसने क्या किया कि उसने वो जो युद्ध चल रहा था वो देवताओं का और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। तो
उसने क्या किया कि राक्षसों को खाना शुरू कर दिया। तो देवता ने समझा, देवता लोगों ने, कि ये भाई हमारे साथ में। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देवताओं को भी खाना शुरू कर दिया। तो वो राक्षसों ने समझा जी हमारे साथ, मतलब वो उनको भी, राक्षसों को भी खा रहा था और देवताओं को भी खा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में उस वास्तु पुरुष को, मतलब जो व्यक्तित्व प्रकट हुआ था, उसको पकड़ने के लिए देवता और राक्षस सब उसके ऊपर, उसको मिलके उन्होंने पकड़ लिया और धरती पे पटक दिया। और जहां जिसको जैसा स्थान मिला वैसा वैसा वो वहां पे उसको दबाने के लिए बैठ गए। हिंदू मैथोलॉजी में 33 कोटि देवताओं की बात आती है, तो सिर्फ 33 करोड़ की बात, करोड़ करोड़ नहीं होते, वो 33 कोटि है, मतलब 33 प्रकार के देवता। तो यहाँ हम 45 एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो 33 देवता और 12 राक्षस, इन दोनों ने मिलके उनको 45 एनर्जीज ने इसको मिलके दबाया। इसकी आंखें नहीं है, आंखें जमीन की तरफ इसकी आंखें हैं, है ना। तो जहां पर इसको जो देवता ने जिसको जिस जगह से पकड़ा, उस जगह पर उस एनर्जी का वास हो गया। दिस इज एनर्जी। नाम पे मत जाइए, मतलब दिस इज 45 एनर्जीज इसकी जो हम बात करते हैं। तो कौन सी एनर्जी हमारी कहां पर है, वो चीज यहाँ पे आपको पता लग सकती है। ये वास्तु पुरुष जो होता है, ये काल्पनिक वास्तु पुरुष की अगर अपन कल्पना करें, भाई रियल में तो होगा नहीं। रियल में तो ऐसा है नहीं कि कोई वास्तु पुरुष, आपने घर का निर्माण किया और ऑटोमेटिक आपके पास कोई आके ऐसा बैठ गया। लेकिन ये एनर्जी फील्ड्स वहां डेवलप होने लगती। जैसे जैसे आप घर का निर्माण करते हो, जैसे प्रथम दासा आपका डलता है, नींव खुदना जब आप शुरू करते हैं, उसके बाद दासा जैसी डालते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मस्थान वहां पर निर्माण हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये 4 एनर्जी डेवलप होती हैं, आर्मा, भूदर, मित्र, और उसके बाद में उसके और एनर्जी धीरे 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 डेवलप होती चली जाती हैं। और 45 एनर्जीज, 45 एनर्जी, जैसे जैसे छत डलती है आपकी, फर्स्ट छत डलती है, पूरी 45 एनर्जीज वहां पर अपना स्थान ले लेती हैं। अगर आपका वास्तु गलत है, गलत दिशा में बनाया गया है, तो ये एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अगर सही है तो एनर्जी अच्छी हो जाती है। इन सब पे अपन चर्चा आगे करेंगे। तो हुआ क्या, जब वो इन सबको दबा लिया, तो भाई मेरा क्या कसूर, मुझे तो जबरदस्ती थोड़ी, मुझे तो मेरा जन्म तो ब्रह्मा ने किया है, चलो इसको लेके ले चलते हैं। तो वो सब पकड़ के उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए और उसको बोलते, भाई मेरा क्या कसूर, आपने मेरे को जन्म दिया, ये सब मेरे को ऐसे कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो क्या करूं मैं। तो वहां पे उसे वरदान मिला, उस वास्तु पुरुष को वरदान मिला कि भाई आप जब भी किसी घर का या किसी भी भवन का निर्माण होगा, वहां पर आपका इसी प्रकार से वास होगा और वहां पर पूजन किया जाएगा आपका। ये इस प्रकार की मैथोलॉजी है, एक पौराणिक कथा है। मेन बात क्या है, मेन बात ये है, वास्तु पुरुष ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा अपन को दिख रहा है। ये दिस ईशान, ये ईशान कौन है, सिखी जहां लिखा हुआ है ना, दिस ईशान, ये ईशान है यहाँ, ठीक है। हाँ बताओ ललित जी, क्या पूछ रहे हो, बताइए ललित जी, कुछ पूछ रहे हैं क्या? आप तो अभी कंटिन्यू रखिए, बाद में पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये जो हमारा है, ये स्थान जो होता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। और इस प्रकार से, और जैसा भी घर होगा, जितना बड़ा होगा, जैसे मानो एक पानी का बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, और उसमें चांद का प्रतिबिंब दिख रहा है, पूरे तालाब में दिख रहा है चांद का प्रतिबिंब। और एक छोटे से कटोरे में अगर हम रख दें पानी भर के, तो उसमें भी चांद का वो पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो चांद तो पूरा समा गया कि नहीं समा गया उसमें। ऐसे ही वास्तु पुरुष है, आपका घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, किराए का हो अपना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कोई जाति से कोई मतलब नहीं है उसे। ऐसा नहीं है कि ये 45 एनर्जीज आपको यहां मिलेंगी, यहां नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं। ये 45 एनर्जीज तो रहती हैं,
नाम कुछ और हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन एनर्जी तो वहां है, एनर्जी तो रहेंगी। ठीक है, तो इनकी चर्चा अपन करेंगे। ये वास्तु देवताओं के, मैं 45 देवताओं के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। सिखी, पर्जन, जयंत, महेंद्र, रवि, सत्य, भ्रश, नव, अनिल, पूषा, विथत, इन सबकी अपन अलग अलग चर्चा करेंगे आगे। यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पापयक्ष्मा, रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति, दिति, आप, आपवस, सविता, सावित्री, जय, इंद्र, रुद्र, रुद्रदास, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, पृथ्वीदेव, ब्रह्मा। तो ये 45 देवता, 45 एनर्जीज फील्ड हैं जिन पे अपने को चर्चा हम करेंगे। जब अपन वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है भूमि। भूमि की परीक्षा से शुरुआत होती है हमारे वास्तु की। भूमि कैसी है, मिट्टी का परीक्षण। तो हमारी जो मिट्टी होती है, मतलब प्लॉट की, जहां हमने प्लॉट लिया हुआ है वो प्लॉट कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, वास्तु शुरुआत यहां से होता है। प्लॉट का आकार कैसा है, इस वास्तु शुरुआत यहां से होता है। भूमि का स्लोप कैसा है, स्लोप मतलब जल का बहाव। तो मिट्टी जो होती है वो होती है, मिट्टी हमारी अलग अलग वर्ण के हिसाब से मिट्टी होती है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो ब्राह्मण मिट्टी, ब्राह्मण मिट्टी पीले कलर की मिट्टी होती है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के लिए वो पीले कलर की मिट्टी वाला प्लॉट उस पर बनाना और उस पर रहना सबसे ज्यादा उत्तम है। लेकिन क्या सिर्फ ब्राह्मण मतलब वर्ण की बात कर रहे हैं क्या यहाँ? तो वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति कर्म की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति कर्म से क्या है। अगर मान लीजिए कोई शिक्षक है, जैसे टीचिंग कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को पीले कलर की मिट्टी में, मिट्टी के प्लॉट पर मकान बनाना बहुत ज्यादा शुभ होगा। ब्राह्मण वर्ण मिट्टी। इसके बाद में आती है क्षत्रिय, क्षत्रिय लाल कलर की मिट्टी। ठीक है, क्षत्रिय मतलब लाल कलर की मिट्टी। तो कोई अगर फौज में है, कोई पुलिस में है, तो उसके लिए कौन सी, या किसी को बढ़िया लड़ना वड़ना ये सब चीजें रहती हैं, फिर उसे कौन सी मिट्टी पसंद आएगी? क्षत्रिय मतलब लाल कलर की मिट्टी। ठीक है, वैश्य के लिए भूरी मिट्टी, ब्राउन कलर की मिट्टी। जो व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ब्राउन कलर की मिट्टी। और शूद्र, जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो जॉब में हैं, जो अपना जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काले कलर। तो आपके व्यक्तित्व के कर्म के हिसाब से मिट्टी का चयन करना चाहिए, है ना। तो कभी कभी होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि मान लो एक ही परिवार है, एक ही परिवार में कोई तामसिक भोजन करने वाला भी हो सकता है ना। तो शूद्र वाला वर्ग उसका हो गया, कोई सात्विक भोजन करने वाला हो गया, तो ब्राह्मण उसको मिट्टी अच्छी लगेगी। तो एक ही परिवार में डीएनए, मतलब डीएनए का वंश एक ही है, लेकिन उसमें चारों प्रकृति के वर्ण के लोग हो सकते हैं ना। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार होता है। एक मकान के अंदर रहना है तो सबकी अलग अलग हिसाब से तो नहीं हो सकती ना। तो जब उसको सूट नहीं करेगा, मानो उसको सूट नहीं करेगा, तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है कि या तो जब उसको वास्तु अगर किसी घर का सूट नहीं कर रहा, अभी बात कर रहे हैं, बस इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर ही लेने वाले हैं। तो वास्तु अगर उसका अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहा है तो या तो व्यक्ति घर को छोड़ के चला जाता है और या फिर उसमें कुछ चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर एक चीज जो आती है, वो सबसे बड़ी बात आती है कि आज है फ्लैट कल्चर। फ्लैट कल्चर में क्या है, हम मिट्टी तो देख ही नहीं पा रहे, और ना मिट्टी के हिसाब से हम उसके अंदर प्लॉट मिल सकता है। क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं है कि आपको किस्मत के हिसाब से सब कुछ मिलता चला जाए। तो यही तो कर्मा है, यही तो कर्मा है।
कि भाई मुझे चाहिए ब्राह्मण मिट्टी, वो मुझे नहीं मिलेगी, मुझे मिल रही है काले कलर की मिट्टी और मुझे मजबूरी है वहीं बनाना है ना। मुझे मिल रही है लाल कलर की मिट्टी, मैं वैश्य हूँ, मुझे लाल कलर की मिट्टी में घर बनाना पड़ रहा है। यही तो है कर्मा, और क्या है। जैसा वास्तु मुझे चाहिए वैसा वास्तु नहीं मिल पाएगा, है ना। आज हमारे पास चॉइस नहीं है, समय बदल गया है ना। तो वास्तु की शुरुआत यहां से होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो हमारे कर्मास जो होते हैं, तो हमारे प्रारब्ध होते हैं, वो कहीं पीछा नहीं छोड़ते। हम ढूंढना भी चाहेंगे तो हमें उस प्रकार की मिट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं, बहुत देर हो गया, मैं भी अपने आप को विराम दे लेता हूं और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं। बहुत सारी बातें हो गई और बहुत सारे डाउट्स हैं। सबसे पहले हैंड रेज 2 दिख रहे हैं मुझे, ललित जी का दिख रहा है, संजना का दिख रहा है, नैन्सी का दिख रहा है। सबसे पहले चलो नैन्सी बताओ। क्योंकि जैसे स्टेट वाइज होती है ना मिट्टी का कलर, तो जैसे कहीं पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी कर्नाटका साइड की है, मैं वही तो बात ब्लैक कर रहा सॉइल था। महाराष्ट्र। लास्ट में मैंने क्या बोला, लास्ट में मैंने ये बोला कि ये चॉइस हमारे पास आज नहीं रह गई है ना। अलग अलग जगहों की मिट्टी अलग अलग होती है और वहां पर मकान हमें बनाना ही पड़ते हैं। तो ये चॉइस नहीं रह गई है, वो वाइट चॉइस है, उसका कर्मास अच्छा है तो उस व्यक्ति को वैसी मिट्टी में मकान बनाने का अनुभव मिल जाता है ना। तो ये हम सोचें तो आज तो अधिकांश काली मिट्टी मिलने वाली है, अधिकांश, क्योंकि खेतों में, सारे खेतों में मकान, नई कॉलोनियां कहाँ बन रही है, खेतों में बन रही है। और फिर कोई फ्लैट लेने वाला हो, कोई ने बना हुआ बिल्डर से लिया तो उसने तो देखा ही नहीं नीचे क्या है, उसने तो सीधा ले लिया। तो ये चॉइस अब हमारे पास रह नहीं गई, क्योंकि एक वास्तुविद को सारी जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ हम रखा। तो जैसे कभी वास्तु करने जाते हैं ना, जी तो सर वो मतलब सेंटर पॉइंट जो घर का है समझ ही नहीं आता कि मतलब एक आइडिया से तो अपन खड़े हो सकते हैं कि हाँ ये सेंटर पॉइंट है। इसीलिए मैंने मैप धर्मस्थान बनाने के लिए ऐसे। कहा, इसीलिए मैंने कहा मैप बनाइए। सबसे पहले क्या कहा, शुरुआत अपने घर से कीजिए, सबसे पहले मैप बनाइए और उस मैप में जब हम लाइनिंग करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट किस जगह पे आ रहा है, किस रूम में आ रहा है, किस बॉल पे आ रहा है। उस जगह पे हम समझ लेंगे कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना। अभी अभी चर्चा करेंगे सेंटर, सब चीजें सीखोगे, बिल्कुल आप सब चीजें सीखोगे, निश्चिंत रहो। अभी जो समझाया इसमें कोई सवाल है तो कुछ। संजना, संजना बताओ। ठीक है, थैंक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चरण स्पर्श सर। सर मजा आ गया। सर सीखा है, पहले बहुत अच्छा सीखा था, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक करके बैठी हूँ अपनी स्लेट, ऐसा सोच के कि यहाँ से मुझे, और लग रहा है आपका स्टार्ट ही धमाकेदार रहा। पहली बॉल में आपने सिक्सर मारे। बहुत नहीं, वो बढ़िया। सिक्सर नहीं, गुरु महाराज की कृपा है। और मैंने कहा ना, एनर्जी कनेक्टिविटी है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपके साथ में जुड़ा हूं, तो ये कहीं ना कहीं वो अंदर बैठे हुए परमात्मा का वो है कि आपस में हमें कनेक्ट किया है, इस मंच पे हम लोग मिल रहे हैं। तो ये सब एक एनर्जी कनेक्टिविटी है। सर मैंने तो उस दिन भी कहा था कि हमारे बैंक के खराब वाले कर्म खत्म, संचित कर्म अच्छे वाले शुरू, के आप मिल गए। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। एनीवे सर, दो तीन अभी छोटे कुछ छोटे पूछना है? क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं सर। जैसे एक तो आपने जैसे बताया कि 6 मंथ्स के करीब कोई घर से बाहर रहता है और घर बंद रहता है तो वास्तु पूजा जरूर करनी चाहिए। और बिल्कुल। हमने पहले जो सीखा है कि करीब 3 महीने तक कोई बाहर है तो फिर। देखो, बात यहाँ है कि कहने का एक अलग वो हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लोगों का अलग अलग जो स्वाध्याय जिन लोगों का है, जिन्होंने जो जो पुस्तक जहां जहां से पढ़ी हुई है ना, थोड़ा सा मत भिन्नता हो सकती है। मुख्य बात क्या हो गई कि मानो 3 महीना उन्होंने बोल दिया, यानी और जल्दी हो गया। हाँ जी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बोल देते हैं इसी बात को, हाँ जी। कि जब भी हम किसी जगह पर लौट के आते हैं और हमें नेगेटिविटी फील होने लगती है, हमें वास्तु पूजन करा लेना चाहिए। अच्छा। ठीक है,
और नेगेटिविटी फील होने के लिए कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, अगर आप लोगों ने ग्रुप में देखा हो तो मैंने कहा जिस जगह पर पूजा पाठ प्रतिदिन चलते रहते हैं, सुबह शाम की आरती होती है, उस जगहों पर अधिकांश वास्तु दोषों का शमन हो जाता है। लेकिन अगर पूजा स्थान पर ही धूल जमी मिल जाए, पूजा स्थान ही गंदा मिल जाए, तो समझ लो कि वहां पर निश्चित रूप से वास्तु दोष हैं, वहां पर निश्चित रूप से नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्यक्ति रहते हुए भी नेगेटिव एनर्जी वहां पर जनरेट हो गई, तो फिर ऐसी कंडीशन में वास्तु विधान एक्चुअली में क्या है, किसी न किसी पॉजिटिव मंत्रास का वहां पर उच्चारण कर लेना, किसी पॉजिटिव चीज को कर लेना। इसी कारण कथाएं लोग करा लेते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करा लेते हैं, वो भी इसका एक रूप है। जरूरी नहीं कि वो वास्तु पुरुष का जो 45 एनर्जी फील्ड्स हैं उनका हम आह्वान करके ही करें, आप सिंपल कोई पूजा का फंक्शन भी करा लेते हैं। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वास्तु पूजा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात की थी, तो इंस्ट्रूमेंट में हमें ये एल रॉड वगैरह भी लेनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेंडुलम से। जब वो पेंडुलम अपने साथ में कनेक्ट हो जाएगा, देन हमें एल रॉड बनवा लेना चाहिए। एल रॉड किसी से मंगवाना नहीं है हमें ऑनलाइन। एल रॉड कैसे बनवाना है मैं बताऊंगा आपको, कैसे बनवाना है उसको, और उसको फिर बनवाने के बाद में फिर उसके साथ में साधना आपकी शुरू होगी, और जब वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाती है, देन हम एल रॉड के साथ में वास्तु करने लगेंगे। इसमें हमें टाइम मिलेगा ना सर बनवाने और इस सब का? अच्छे खासा टाइम मिलेगा? आराम से सब हो जाता है उसमें। हाँ जी। अच्छा सर, ये कंपास जैसे अभी आपने ये ऐप से सिखाया हमें, तो जो हमारे मोबाइल में कंपास डाउनलोडेड होते हैं, दैट कांट बी यूज, मतलब वो नहीं करें? वो भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 आता है, लेकिन सभी के पास में अपना एक कंपास होना चाहिए। वो जो गोल वाला, वो जो अलग आता है, जो अच्छा वाला कंपास होता है, बढ़िया वाला कंपास आप एक परचेज करके रखिए। सब लोग सभी ले लीजिए। ब्रास वाला लेना चाहिए ना, जनरली ब्रास वाला कंपास अच्छा रहता है। सबसे बढ़िया कंपास जो एक मिलिट्री कंपास के नाम से भी ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, है ना। ऑयल फील्ड भी वाला भी आता है एक, वो भी मिल जाता है एक। इसमें जो है नॉर्थ पोल को सेट किया जा सकता है। थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का कंपास तो आप ले ही लीजिए सभी लोग, है ना। मोबाइल में भी होता है ना सर? मोबाइल में होता है, लेकिन देखो एक मोबाइल की लिमिटेशंस होती हैं। मोबाइल में वो आपको 100% एश्योरेंस नहीं है कि वो आपको 100% एनर्जी का, मतलब नॉर्थ पोल एकदम ठीक बता रहा है। उसमें 2-4 डिग्री का अंतर आ जाता है, एक बार वो टेढ़ा रखते हैं, कुछ करते हैं। तो एक बढ़िया क्वालिटी का कंपास ले लीजिए। मैं बताऊंगा कैसे डिग्रीज लेना है, कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका एक कंपास तो ले लेना है, अपने पास होना चाहिए। सर आज का अभी लास्ट क्वेश्चन एक और है कि जैसे आपने भी बताया कि सूर्य जैसे चेंज होता है थोड़ा सा वेदर के हिसाब से, मतलब गर्मी सर्दी में थोड़ा सा डायरेक्शन। जी हाँ जी। तो सर जब हमने जैसे कहीं सेंटर निकाल के 1 डिग्री ले ली, उस हिसाब से हमारा नॉर्थ, इसलिए तो हम नॉर्थ के हिसाब से ले रहे हैं। हम कहाँ सूर्य के हिसाब से ले रहे हैं, हम तो नॉर्थ के हिसाब से। नॉर्थ कभी चेंज नहीं होने वाला। वो डिग्री जो आपने ले ली वो फिक्स है, कभी जिंदगी में चेंज नहीं होने वाला। अगर आपके सर अपने घर में कंफ्यूज हो गई, क्योंकि सर डिग्री नहीं, लेकिन दिशा तो चेंज होती नहीं ना। जयश्री जी 1 मिनट, सभी के क्वेश्चन में पूरे लूंगा, उसी के बाद नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही थी। इन्होंने जैसे बोला कि सूरज उगेगा नहीं या दिखेगा नहीं, तो लेकिन जो दिशाएं दी हुई है वो तो चेंज होने वाली ही नहीं ना। वो नहीं, वो संजना का क्वेश्चन दूसरा है। उसका क्वेश्चन ये है कि मैं जहां तक समझा हूं, आई एम राइट और रॉन्ग बता देना, कि इसका कहना ये है कि अगर सूरज की दिशा चेंज होगी तो वो डिग्री जो ली गई है वो भी चेंज हो जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऐसा उनका कहना, शायद ऐसे ही है सर। वो सूरज जैसे ना समर्स में थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में दिखता है। मैंने वही कहा ना, हमें सूरज से, मैं आपको समझ गया बात, हमें सूरज से हम डिग्री नहीं ले रहे, हम नॉर्थ पोल से डिग्री ले रहे हैं। और नॉर्थ पोल कभी भी चेंज नहीं होगा। 0.1 डिग्री भी चेंज नहीं होगा, वो वहीं रहेगा हमेशा। तो जो मैप आपने तैयार किया हुआ है वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे मैप की बात हो रही थी, तो मैप में आपने कहा किसी घर का बनाना है, तो उसका क्या हम एक रूम का मेजरमेंट वगैरह कैसे लेके बनाना चाहिए? बिल्कुल मेजरमेंट के साथ में ही बनाना चाहिए, तभी परफेक्शन आएगा। लेकिन अभी मैंने आपको दे दिया है काम एक,
सब अपने अपने घर का मैप बना लो, फिर मैं तो मेजरमेंट के छोटा साथ घर हो तो बन जाएगा, अगर किसी का बिल्कुल बन 300 जाएगा, गज उसमें है, कहीं कोई 300 समस्या नहीं है। 400 गज हो तो वो कैसे बिल्कुल बनेगा? सबका बन जाता है, बिल्कुल एक दुकान का भी बन जाता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जयश्री आप बताएं। सर मैं कुछ पूछ रही थी, मैं ही खुद भूल गई, रुको भूल एक गई, चलो शशि जी आप बताएं। शशि अनम्यूट करके बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि ब्रह्म स्थान आपने बोला, तो ये कंस्ट्रक्शन एरिया से ब्रह्म स्थान निकालना है या बाउंड्री के साथ पूरा देखो, एरिया को लेते? जब हम प्लॉट का ब्रह्म स्थान निकालते हैं, सबसे पहले प्लॉट का, ठीक है, वो एक प्लॉट का ब्रह्म स्थान देखा जाता है। तो उस जो प्लॉट का ब्रह्म स्थान है उसको हमें, वो हमारा मेन पॉइंट होता है, वो वहां पर कोई भी भारी निर्माण वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब बात आ गई दूसरा बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है पूरा हमारा, उसका ब्रह्म स्थान कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, प्लॉट का भी अलग होगा और घर का अलग ब्रह्म स्थान हो सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज का हमेशा याद रखना चाहिए, अगर किसी प्लॉट पर भूमि छोड़कर बना रहे हैं तो उसका भी जो प्लॉट का ब्रह्म स्थान आ रहा है वहां पर भी कोई पिलर आदि नहीं होना चाहिए। और अगर बन गया हो तो देखेंगे जी। सर आपने एक पूछा था, बोला अभी कि जो जगह पे रहने जाते हैं उसके पहले या तो कोई एक्सीडेंट या कुछ हुआ रहेगा, समझो कोई जल गया या सुसाइड किया है किसी ने, तो वो घर की एनर्जी तो जाते ही समझ में आ जाएगी ना सर। बिल्कुल, मैं कोशिश लेकिन करूंगा वो कि आप सबको लोग समझ में नहीं आती वो चीज, जिसको ज्यादा मालूम रहेगा वो ही समझ पाएगा ना। यही देखो, आप लोग खुद टेस्ट करना, आप लोग अभी सबको मैं बता रहा हूं, टेस्ट करना शुरू करो अपने आप को। आप जब कहीं जाते हो तो कहीं जगह जाके आपको स्वयं ऐसा लगता है कि यार चलो यहाँ से तो अच्छा नहीं लग रहा, और किसी जगह पे जाके आपको बड़ा सुकून महसूस होता है। तो एनर्जी तो आप टेस्ट कर लेते हो आराम से, आपका बॉडी जो है इस प्रकार से होता है कि आपको तुरंत पता लगता है, और फीमेल्स का तो सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ तो वही मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक फ्लैट था, तो उसमें काफी साल पहले मैं गई थी। तो उधर एंट्री मारते ही क्या मालूम मेरे पाँव में, तभी वो मुझे एक्चुअली ये सब चीजें मालूम नहीं थी, काफी साल यानी उसको 30 साल हो गया जी, तभी की बात है वो। लेकिन वो जो जलन हुई वो अभी तक मुझे याद है। और वही घर में अभी एक जन को मैं वास्तु के लिए लेके गई, वो तब भी मालूम पड़ा कि इस जगह पे कोई लेडी जल के मर गई है। तो ये इसका मतलब समझ रहे हो, डाउजर जो होता है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। डाउजर छोटी छोटी भी एनर्जीज को उसको फील होती हैं वो डाउजिंग से। डाउजिंग एक्चुअली में क्या है, वो एलरॉड घूम रही है, वो पेंडुलम घूम रहा है, तो खुद घूम रहा है क्या? अगर वो खुद घूम रहा होता तो आप किसी हैंगर पे उसको टांग दो, किसी स्टैंड बनाइए और उसको टांग दीजिए, पेंडुलम को देखो वो घूमता है क्या? तो नहीं घूमेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। वो डाउजर के माध्यम से, डाउजर से एनर्जी ले रहा है और उसके बाद वो घूमना शुरू कर रहा है। एलरॉड भी यही है, वो आपकी एनर्जी से घूम रही है। तो पहले तो वो एनर्जी फीलिंग हमारे अंदर आना चाहिए, और वो ऐसे ही नहीं आएगी, वो आएगी साधना से। साधना कैसे करना है? किसी ना किसी मंत्र के साथ में आप साधना करना शुरू कर दो, किसी ना किसी एक साधना आप शुरू कर देंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर फील होना शुरू हो जाएगी। स्वर साधना आप शुरू कर दीजिए। शुरू में मैंने जो बताया, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, सिंपल आप 10 सेकंड के लिए सांस को खींचिए, 10 सेकंड होल्ड कीजिए, 10 सेकंड छोड़िए। रोज का ये क्रम बना लीजिए, धीरे धीरे आपका नाड़ी शोधन होना शुरू हो जाएगा, नाड़ी शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। एक किसी मंत्र को ले लीजिए, जिस मंत्र पे आपको श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा हो, उस मंत्र की साधना दीपक जलाने के बाद में कर दीजिए। कल मैंने बताया था हालांकि क्लास में, बट आपको मैं पुनः, लोग नए हैं इसके अंदर, तो एक नियम ले लीजिए किसी भी मंत्र साधना का।
वो मंत्र आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका नमोकार मंत्र हो सकता है, वो आपका कोई भी गायत्री मंत्र हो सकता है, वो आपका भक्तांबर जी हो सकता है, वो आपका XYZ कोई भी मंत्र हो सकता है। इसमें एक सेकंड, कौन, सर पूछूं क्वेश्चन अपने? एक सेकंड, हाँ तस्नीम जी, मैं आप ही को देख रहा था। तो जरूरी नहीं तस्नीम जी के, अगर हम जो बात कर रहे हैं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं तो कि वही एनर्जी काम करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपका मंत्र है उसको आप उसको कैप्चर, मतलब आप उसकी साधना शुरू करेंगे। जो आपके जहाँ ट्रेंड है आप उसके हिसाब से साधना शुरू करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, बहुत जरूरी है। वो जैसे जैसे उन एनर्जी फील्ड्स के माध्यम से आप कनेक्ट होंगे तभी चीजें आपके साथ में कनेक्ट होना शुरू होंगी और आपको एनर्जी फील्ड स्वतः ही पता लगेगा। जैसे जयश्री जी ने बताया ना कि उनको बरसों पहले वो जगह पे लगा था कि पैर में जलन हुई थी और वो बाद में किसी ने बताया कि जल की मरा था कोई। ऐसा ही मैं भी एक किस्सा बताता हूँ कि जैसे ही मैं एक घर में एक वास्तु के लिए घुसा, जैसे ही मैं वास्तु के लिए घुसा और मेरी रॉड ने बता दी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, जैसे ही रॉड ने बताया कि गड़बड़ है, अचानक मैं समझ गया कि कोई ना कोई बाहरी शक्ति इस घर में हावी है। मैंने अचानक क्या हुआ, फट से डीपी गिरी, मतलब डीपी इन द सेंस वो जो एमसीबी होती है ना घर में लगी रहती हैं, फट से गिरी तो वो एकदम से सारा अंधेरा हो गया। वो करे बोले यार क्या हुआ। जब भी आप वास्तुविद किसी घर में जा रहा है, अगर उसे ठोकर लग जाए, टकरा जाए वो किसी चीज से, तो समझ लो कि वहां पर किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो ऐसा मुझे 2 जगह ठोकर लगी, मैं समझ गया उसी चीज से, और फिर रॉड ने बता ही दिया था कि नेगेटिव एनर्जी है। और फिर वो जैसे ही डीपी गिरी फट से, तो मैं समझ गया कि ये कोई ना कोई लोचा कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने, वो घबरा गए, बोले एकदम से क्या हुआ, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मैं कहा कोई बात नहीं, डीपी चढ़ाओ। अब तो डीपी चढ़ा दी उन्होंने, डीपी चढ़ा दी। तो फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम से वो एक कोई काली सी बिल्ली एकदम से घर से बाहर निकलना उसका शुरू हुआ, लेफ्ट साइड से निकली। तो बोले यार कि ये कहाँ से आ गई बिल्ली, तो हमारे घर में आती ही नहीं कभी भी। मैं कहा आप चिंता मत करो, मैं समझ रहा हूँ, आप जो चीजें समझना है वो मुझे समझने दो, आप अपना दिमाग मत लगाओ। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है आपकी बिल्डिंग में? तो उन्होंने तुरंत बताया कि हाँ बरसों पहले वो ऊपर वाले फ्लोर पे वो एक ऐसी डेथ हुई थी, बट वो अननेचुरल तो नहीं थी, लेकिन हाँ हो भी सकती है, मतलब वो भी कंफ्यूज थे। तो वो शक्ति वहां दिख रही थी। फिर वहां पे मैंने कुछ करवाया, तो अगले दिन वो आते हैं, वो उनके साथ में कुछ घटना रात को हुई थी, वो उन्होंने मुझे सुबह आके बताई, बोले ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वो एनर्जी आपकी चली गई, समझ लो, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। क्या ललित जी आपसे बात करेंगे? ललित जी बताओ। सर जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर। जय जी। मेरे 5-6 क्वेश्चन है, एक करा दो जी। मैं भी वैसे ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, मेरे साथ भी एक अनुभव है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मेरे को भी आपके शशि जी म्यूट कर, शशि जी को म्यूट कर देते हैं। हाँ आप बताएं। मेरे साथ भी एक घटना घटी थी, अभी लास्ट ईयर की बात है। एक ने मेरे को कांटेक्ट किया, सर मेरे को वास्तु के अकॉर्डिंग मकान बनाना है। अभी क्वेश्चन सिर्फ क्लास से संबंधित, अनुभव अपन बाद में शेयर करेंगे, सिर्फ क्लास से संबंधित, क्योंकि और लोगों के भी क्वेश्चन लेना है। क्लास में क्या जो पूछना है उसका पूछ लीजिए, अपन अनुभव लेंगे बाद में। जैसे कोर्स में हमने सर, जैसे किसी का मकान या फ्लैट या कोई जमीन नहीं बिक रही है, उसका उपाय आएगा? आएगा। दूसरा, वास्तु रजिस्ट्री कैसे करते हैं? वो भी बताएंगे। ठीक है। अब जैसे अब आपने बताया पिरामिड, अगर किसी का लैंड है तो वो जमीन में आ जाएगा, और किसी का फ्लैट है वहां पे कैसे यूज करेंगे उनको? किसको? पिरामिड को। आएगी ना ट्रीटमेंट, अगर जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, अभी तो ट्रीटमेंट पे पहुंचे नहीं, आज तो अपन इंट्रोडक्शन लिया है। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा, ठीक है। फिर एक जैसे एक नया मकान बनता है, ब्रह्म स्थान कैसे एक्टिवेट करना है, या ब्रह्म नाभि? आएगी, सारी चीजें आएंगी, बिल्कुल। ये सब चीजें आपकी बहुत बात की हैं, अभी की पोजीशन है, ये सब चीजें अपन सीखेंगे, आगे सीखेंगे। एक चीज,
साउथ वेस्ट में एक कॉलम बनाते हैं येलो कलर का पिलर। आएगा। ये सब रेमेडीज की बात कर रहे हो ललित जी, आज तो पहला दिन है। ठीक है सर, हो गया क्लियर। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं 2 मिनट का। एक सेकंड, नयन शाह जी कुछ पूछने वाले हैं क्या, या कोई और अनुराग जी का भी क्वेश्चन रखा है, जयश्री का भी क्वेश्चन रखा है। नयन जी आप कोई नहीं सर, इनके पूछ ले सर, मैं तो चलता रहेगा, पहले इनका पूछ ले। ये हाँ, नहीं है। इसीलिए चलो अनुराग जी आप पूछ लें। सर जैसे मैं अभी ये सब आपसे भी सीख रहा हूँ और थोड़ा सा मैंने सोशल मीडिया से भी सीखा, क्योंकि मैं कुछ परेशानियों से गुजर रहा था। मैं रेमेडीज करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे सब कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से पता चला कि भाई जियोपैथिक स्ट्रेस और जियोपैथिक लाइंस भी जाती हैं, तो आप वो उसको कैसे डिटेक्ट करना सर, क्या होती हैं वो? देखो, जियोपैथी स्ट्रेस के नाम पे इतना ज्यादा हल्ला मचाया गया ना, इतना ज्यादा हल्ला मचाया गया है, और ये हर जगह नहीं होती जियोपैथिक स्ट्रेस, हर जगह नहीं होती। ये कुछ ही भारत के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से जियोपैथिक स्ट्रेस गुजरा हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत हल्का फुल्का अगर कहीं से गुजरा हो तो वो बात अलग है। दिस इज एनर्जीज। अगर कुछ एनर्जीज घर के नीचे से अगर ऐसा लग रहा है कि जब जियोपैथिक स्ट्रेस, सर तो मुझे चेक करना है एक्चुअली, मुझे कुछ फील हो रहा है, मेरे घर में मेरे मदर फादर अब नहीं रहे, तो मुझे एक है कि मुझे चेक तो करना है। चलो, जब अपन डाउजिंग समझेंगे तो उसके माध्यम से सीखेंगे। सर वो उससे नहीं पता चलता है क्या, जो आजकल वो सेंसर आते हैं, मैंने नेट पे देखा, वो एक में सैंपल डाल देते हैं और वो अरे घुमाते हैं। ये सब चीजें सैंपलों में पर्ची डाली जाती हैं, उनके अंदर जो स्कैनर होते हैं ना, वो इसमें 230 सैंपल हैं और ये सैंपल हैं, और उसके अंदर उसके अंदर क्या होता है, वो स्कैनर भी चल रहा है, आपकी एनर्जी के साथ में चल रहा है। आपको जो फीलिंग बता रहा है, आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है, वो स्कैनर बता रहा है। सर स्कैनर उसने अपने एक आप नहीं चलता। गुजरात के एक उज्जवल दावड़ा जी है, उन्होंने क्या दिखाया, एक प्लॉट पे थे वो, और उन्होंने जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन जा रही थी, तो वहां एक मेटल रखवाया और वो फिर सेंसर वापस घूम गया और फिर नहीं घूमा, तो उन्होंने कहा देखो यहाँ रखा। कल मैं जादू बताऊंगा आप लोगों को, लाइव जादू बताऊंगा बस, ठीक है। कल लाइव जादू बताऊंगा, ठीक। चलो, अनुराग जी हो गया कुछ और? अनुराग जी कुछ और पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, वो क्या नेटवर्क ही चला गया था, 1 मिनट, आपने क्या बोला सर, रिपीट कीजिए मैंने ना। कहा कल जादू दिखाऊंगा, ठीक है। उन्होंने ओके, क्या किया थैंक यू। और मैं जादू दिखाऊंगा यहाँ से आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। जयश्री कोई क्वेश्चन याद आया क्या आपको? हाँ सर, ये पहले तो वास्तु हम लोग सीखने बैठे हैं, तो वो कौन सी दिशा में बैठना है? अपने को नॉर्थ फेस करके बैठो, नॉर्थ फेस करके बैठो, पूरब की तरफ मुंह करके बैठो, बढ़िया समझ में आएगा। और फिर मैं एनर्जी यहाँ से दे रहा हूँ तो कहीं भी बैठ जाओ। नहीं, आपकी एनर्जी तो मैंने देखा, और आज मुझे लगता है कि नहीं, मैं वास्तु सीखूंगी, सीखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बैठो। नहीं, समझाने का जो तरीका है। मेन बात है कंफर्ट होके बैठो। यस, ओके। और जो रजनी कुछ आपने पूछना है क्या? मैंने जो आपको बोला ना सर, जो वो एक्चुअली मेरे मम्मी का ही घर है, वो जो आपको ठीक है, उन सब चीजों पे चर्चा होती रहेगी, अभी क्लास की बात कर लेते हैं। रजनी कुछ पूछने वाले हो क्या? नहीं, पूछना तो नहीं है। जो आपने शुरू में वास्तु पुरुष की जो हिंदू पुराणों के अनुसार जो अवधारणा बताई है, वो शायद जैन मतानुसार नहीं होगी, क्योंकि जैन ब्रह्मा मतानुसार ये है, भगवान आदिनाथ के चौथे पुत्र विश्वकर्मा जी हुए। हाँ करेक्ट। भगवान आदिनाथ के चौथे पुत्र विश्वकर्मा जी हुए। उन्होंने विश्वकर्मा प्रकाश का उसको लिखा, और उसके अंदर पूरी की पूरी वास्तु की चीजें उसके अंदर लिखा, किस प्रकार से वास्तु बनाना चाहिए, किस प्रकार से कहाँ कैसे वास्तु का निर्माण करना चाहिए। तो जैन मतानुसार भगवान आदिनाथ के चौथे पुत्र हैं विश्वकर्मा जी, ठीक है। ये जैन मतानुसार वास्तु पुरुष एक काल्पनिक वास्तु पुरुष है, काल्पनिक ही है वो। काल्पनिक वास्तु पुरुष है। वो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैंने बताया था कि कैसे उसका उत्पत्ति हुई, ये पौराणिक मान्यताएं हैं। और जैन वास्तु के अनुसार वो एक काल्पनिक वास्तु पुरुष की हम
कल्पना करते हैं जिसमें 45 एनर्जीज होती हैं और उन 45 एनर्जीज को जैन मतानुसार भी स्वीकार किया जाता है। जी ठीक है। हाँ नयन जी आप बताइए, नयन शाह जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। 1 साल से मैं वस्तु का काम कर रहा हूँ। मैं नयन शाह फ्रॉम सूरत। जी 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 सर आज मैं एक विजिट में गया था तो जी मेरे को एक थोड़ा जानकारी चाहिए था कि अगर मैं एक फ्लैट देखने गया था तो फ्लैट के बगल में वही फ्लैट से यानी करीबन 10वें फ्लोर से कोई आदमी 3 आदमी पड़ के गिर गए थे और मर गए थे। 10th फ्लोर से नीचे गिर गए थे, तीनों आदमी मर गए थे। वही रो में अगर हम फ्लैट देखते हैं और किसी का काम करना है तो कोई स्पेशल हमको कुछ देखना पड़ेगा? देखो सबसे पहले एक वास्तुविद को एक चीज याद रखिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके वो जाए। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखें, तीन चीजों को याद रखें। आप सब लोग गांठ बांध लीजिए। नंबर वन, जब भी आप वास्तु विजिट के लिए घर से निकलते हैं अपने साथ में अभिमंत्रित करके पीली सरसों जरूर लेके जाइए। नंबर 1। दूसरी बात, अपनी पानी की बोतल साथ में लेके जाइए। जिस जगह आप वास्तु करने जा रहे हैं वहां का आप अभी पानी भी नहीं पिएंगे। खाना पीना दूर की बात है, जब तक कि आप बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाएं कि यहाँ की एनर्जी एकदम फिट एंड फाइन है। कंप्लीट करने के बाद में ही वहां पर कुछ खाना या पीना है। वैसे तो अगर उस पानी की बोतल को अपने स्कूटर कार वगैरह में ही छोड़ दीजिए। अगर आपको प्यास लगती है देन आप बाहर आइए, पानी पीजिए, देन फिर अगेन आप अंदर एंटर कीजिए। ये सेकंड काम है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि एक एक चीज को अब्सॉर्ब कर लिए बड़ी बारीकी के साथ में। जैसे आपने कहा कि वहां मुझे क्या देखना चाहिए, तो आपकी वहां पर एनर्जी, सबसे पहला जो बात है, एक अपना ईस्ट को याद करते हुए हम कोई नहीं, वहां पर कौन सी चीज हमें क्या दिखाना चाह रही है वो चीज को हमें वहीं से पूछना है। वहां पर एक अपने ईस्ट से, अपने गुरु से या अपने प्रार्थना करना चाहिए कि मैं यहाँ का वास्तु अच्छी तरह से कर सकूं तो मुझे वो चीजें महसूस हो सकें, मुझे वो चीजें महसूस हों जो यहाँ पर मुझे करना है, या जो चीज यहाँ पर कोई शक्ति, अगर मान लीजिए कोई बैड एनर्जी है तो वो मुझे यहाँ पे महसूस हो सके। ठीक है, वो एक प्रार्थना आपको जरूर कर लेना है वहां पर। ठीक है, नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना है वो पढ़िए, और आफ्टर दैट अपनी एनर्जी की रॉड्स आप ओपन कीजिए और एनर्जी देखने के लिए रॉड या जो पेंडुलम का जो भी यूज करते हैं उसको देखिए। निश्चित रूप से रिजल्ट एक शानदार आते हैं। फिर भी अब आपने कहा कि उस रो में वहां से पूरा की पूरा उसके पास वाले फ्लैट में कुछ लोग गिर गए थे और मर गए थे। 3 आदमी मर गए थे। हाँ, 3 आदमी मर गए थे। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें वहां पर निश्चित रूप से कुछ प्रोटेक्शंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो उसी बिल्डिंग में गिरे थे और कहीं उनको परेशानी तो नहीं आ रही है। अगर उन्हें परेशानी आ रही है तो वहां पर निश्चित रूप से एक वास्तु रजिस्ट्री जरूर करा देना चाहिए। ओके, यानी बस मैं वही पूछना चाहता, अगर मेरा उधर वास्तु रजिस्ट्री करा दूं? जरूर कराना चाहिए, जरूर करा देना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी तो नया फ्लैट बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी टाइल्स लगाना बाकी है, तो मैं अभी मैं विजिट करके जस्ट आया हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल वास्तु रजिस्ट्री में कराइए, अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। जी सर, वो क्या सर मैं काफी टाइम पे मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं रहूंगा, मेरा कोई ड्यूटी बात का नहीं, टाइम आप रहता है। वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है सर, ओके। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, वो वज्र पंजर सुरक्षा कवच होता है कुछ? वज्र पंजर सुरक्षा कवच, बिल्कुल आदरणीय राजन जी गुरुजी ने उसको, हालांकि है तो बहुत पुराना, उन्होंने बहुत बढ़िया उसको बताया हुआ है। वज्र पंजर सुरक्षा कवच, उसमें अपने पंच परमेष्टि का ध्यान किया जाता है। सुधा सागर महाराज जी ने कल बोला था, बढ़िया। अगर कोई आप, मैं अभी डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा आपको। अगर वज्र पंजर सुरक्षा कवच बनाना तो एक टिपिकल कभी कभी लगता है किसी को, तो सिर्फ और सिर्फ पंच परमेष्टि का ध्यान आप कर लीजिए, है ना, सिर का, और इस तरह से करते जाते हैं तो कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं हो पाएगी। बहुत बढ़िया बताया हुआ है, मैं भी डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, ये लोगस पे है जी, ये जो आप बोल रहे हैं वो लोगस पे है किया हुआ है?
हाँ हाँ लोगस पे किया हुआ। ये है मेरे पास शायद। अभी किसी और को कुछ पूछना है आज की क्लास में, या आज का क्लास हम, हाँ हाँ ये नहीं, ये अलग है, 7 चक्रास पे ये अलग है। आलोक जी वो जो आप पहली बोल रहे हो अंगूठी, ना, हाँ नहीं एक मिनट, आलोक जी से बात कर रहा हूँ। आलोक जी पहली अंगूठी, पहला दिन का अनुभव कुछ शेयर कर लो। बहुत बढ़िया। बढ़िया। मतलब ये मान के चलो आप 75% पॉजिटिव बॉडी, दिमाग जो है ना बिल्कुल 75% संतुलित। तो मैं ये पूछ रहा था जी, जो आज हो रहा था 8:15 से 8:14 से 9:16 तक, तो ऐसा कौन सा होर का मुहूर्त है ये जिसमें मतलब ये बहुत जल्दी काम कर गया? आपकी पॉजिटिव एनर्जी जिस विश्वास के साथ में आपने धारण किया है, और जहां आपने धारण किया है, और जिस प्रक्रिया के साथ में आपने धारण किया है, वो काम कर गया। मतलब मैंने करीब 20 साल से नगों का सेवन कर रहा हूँ। इतनी जल्दी किसी भी नग ने मेरे को पॉजिटिव एनर्जी नहीं दी, अपना पावर नहीं दिखाया। तो ये सब चीजें तभी होती हैं, असर विश्वास का होता है, सबसे बड़ी पावर होती है विश्वास की। दूसरी वाली बात होती है प्रक्रिया क्या अपनाई गई, कहाँ अपनाई गई, कैसे अपनाई गई। तो वो सारी चीजें मिलके अपना असर दिखाती हैं, और वही आपको फील हो रहा है। हमेशा यही प्रतिक्रिया करते हैं अपन, लेकिन इसने तो गजब ही कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप फील करें इस चीज को, और आप उस ताकत के प्रति, उस शक्ति के प्रति थैंकफुल हो जाएं, नमन करें गुरुदेव को, यही मैं कहूंगा आज के लिए। जी, इतना बढ़िया वो हुआ है, जहां मैं गया हूँ, जहां जिसके सामने गया हूँ, बिल्कुल फुल एनर्जी से भरा हुआ। चलिए बहुत मतलब बढ़िया। जिन लोगों से हम मिलते थे ना, एक बार सिर नीचे करके बात करते थे, आज आंख से आंख मिला के बात की। चलिए बहुत बढ़िया, एनर्जी लेवल आपका बढ़ गया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया। यही अपने को चाहिए, रिजल्ट चाहिए अपने को, तो और क्या चाहिए। तो ऐसा क्या है इसमें, मतलब धीरे धीरे आप समझेंगे, ये सब चीजें अपन समझेंगे धीरे धीरे, आप खुद समझ जाएंगे, आपके प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। अरे नहीं, हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमें तो आज मतलब इतना सुकून है, मतलब क्या मालूम क्यों। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं बोला जाता, ठीक है। और आस्था श्रद्धा वो दौलत है जिसको हर जगह नहीं लुटाया जाता है, या हर जगह नहीं बताया जाता। गुरु से कोई बात नहीं छिपाना चाहिए। नहीं, अभी मैं बस आपको एनर्जी को फील करो, ठीक है। ठीक है, अभी किसी और की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक हाँ, ठीक ठीक। अभी किसी को और कुछ पूछना है, या आज का हम क्लास यहाँ पे सर एक क्वेश्चन था, आपके पास लैपिस लेजुली अवेलेबल है? मुझे आपसे एक तो अंगूठी के लिए मंगवाना है, दूसरा में आपने एक मुझे बताया था कि पश्चिम दिशा में बैठ के और नीले कलर की माला से आप जाप करेंगे शनि के लिए, और आपने बीच में बताया था पुरानी रेमेडी का। तो क्या मैं ये लैपिस लेजुली की मतलब छोटे उसकी कैरेट की माला आप बनवा सकता हूँ सर आप इससे? हाँ अवेलेबल करा देंगे, बता देना, बता देंगे, है ना। दूसरा सर गुस्सा हरा गई। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज क्या मालूम कहाँ चली गई। चलो बहुत अच्छा है। आपके अनुराग जी, हाँ अनुराग जी, सर आपका ऑरा देख के मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे गुरु होंगे और बहुत महान गुरु होंगे। आपके ऑकल्ट साइंसेस के गुरु कौन कौन है सर? जिनका मैं बिल्कुल क्लास शुरू करते समय स्मरण करता हूँ, वही मेरे गुरु हैं सर्वप्रथम, और उनके बाद में उनके जितने शिष्य हैं वो सभी शिष्यगण मेरे गुरु हैं। और जिनसे मैंने सीखा है, कई सारे जिनसे मैंने विद्या सीखी हुई है, सबको मैं नमन बारंबार करता ही हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मैं आपको कुछ बातें बता पाता हूँ। नहीं तो मेरी क्या, मैं साथ में क्या जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, मैं तो नगण्य हूँ, जीरो हूँ, जीरो। है कि मैं नाम जानना चाहता हूँ कौन कौन आपके गुरु हैं। मैं जीरो हूँ, है ना, मतलब हर मामले में जीरो हूँ। मैं तो जो बोलता हूँ उन्हीं का होता है,
बस और कुछ नहीं, पर गुरु है, आपके गुरु कौन है? नाम भी तो बताइए सर, कौन कौन है आपके गुरु? तो ऐसे कोई नहीं बताता, प्लीज एक क्वेश्चन बदल लीजिए। वो कहता रहो अपने आप में मैं गुरु नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो ये बोलता हूँ गुरु है। गुरु महाराज स्वयं बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। ओके, चलो आज के लिए क्लास वाइंड अप करते हैं यहीं की यहीं। सर कंपास का लिंक भेज देंगे क्या? कौन सा पुनः कंपास? दोबारा भेज दूंगा, लिंक ग्रुप में डाला है मैंने, ग्रुप में डाला हुआ है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा, नहीं है तो फिर मैं दोबारा भेज दूंगा। नहीं, कंपास खरीदेगा जो आप लेना अच्छा, चाहिए। कंपास कौन सा लेना है उसका? ठीक है, मैं सर्च करके ऑनलाइन आपको भेज दूंगा कि आपको 3 चीजें चाहिए। अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है। देखो, आपको जो चाहिए 3 चीजें चाहिए। एक तो कंपास चाहिए, एक शक्ति चक्र चाहिए, शक्ति चक्र जो होता है वो हमें चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए। तीसरा पेंडुलम चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें आपको मंगाना है, अपने पास मंगा के रखिए। और तो नहीं ये है कहाँ तो मिलेगा? मैं लिंक दे दूंगा, आप उनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जी जी ठीक। मैं दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल संडे है, कल छुट्टी रखें या आप कल छुट्टी रख लीजिए। कल की छुट्टी रखते हैं। नहीं, कल की छुट्टी रखते हैं, सोमवार को पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।